हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनिकेत और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रियल कैनेडियन लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये बताऊंगा कि अगर मैं कनाडा नहीं गया हूं और मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना है तो मेरे क्या चांसेस होते हैं, मेरे कितने पॉइंट्स बनेंगे और क्या मुझे पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एलिजिबल तो हो जाऊंगा शायद, लेकिन उसके बाद क्या मुझे इतने पॉइंट्स हो पाएंगे कि जिसकी वजह से मुझे पीआर के लिए नॉमिनेशन या फिर इनविटेशन मिल पाए। तो मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ले जाऊंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे ये आप भी अपने आप से देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने कनाडा पीआर की एलिजिबिलिटी के लिए अपने क्राइटेरिया जितने पॉइंट्स होते हैं वो मैं चेक करूंगा। तो सबसे पहले गूगल पर जाते हैं और लिखते हैं कनाडा पीआर एलिजिबिलिटी पॉइंट्स। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आते हैं जो कि एड्स है। तो सबसे पहले मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर आते हैं 6 सिलेक्शन फैक्टर्स। तो वहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कि मेरे जो 6 सिलेक्शन फैक्टर्स के मुताबिक मेरे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया आएगा कि मैं पीआर के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें मैक्सिमम 28 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना आईएलटीएस का जो स्कोर है उसी को मैं कंसीडर करता हूँ, जो कि मुझे आए थे टोटल 7 बैंड्स, जिसमें मेरे लिसनिंग और रीडिंग के 7 बैंड्स थे और राइटिंग और स्पीकिंग के 6.5 थे। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जो 6.5 है उसको सीएलबी लेवल 7 बोला जाता है। तो मुझे यहाँ पर स्पीकिंग और उसके अलावा राइटिंग के 4-4 पॉइंट्स मिलेंगे और जो रीडिंग और उसके अलावा जो लिसनिंग है उसके मुझे 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो 18 हो जाते हैं, क्योंकि 28 है टोटल, उसमें से मुझे 18 अभी आ रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है जो कि आप फ्रेंच देते हैं तो उसका स्कोर काउंट होता है। तो अभी तो मेरे पास फ्रेंच नहीं दी है मैंने, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी एजुकेशन के यहाँ पर जो पॉइंट्स आते हैं तो मुझे यहाँ पर पता है कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट आप ईसीए जो करवाते हैं, वैसे डेडिकेटेड वीडियो इसकी मैं पूरी बनाकर, ईसीए की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ईसीए ये है कि आपकी जो फॉरेन नेशनल डिग्री है, तो आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स और फिर पीएचडी करी है, तो उसकी जो इक्विवेलेंसी कनाडा में क्या होती है। तो यहाँ पर ईसीए का जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एफएसडब्ल्यू प्रोग्राम फैक्टर के पॉइंट्स देखने हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास बैचलर्स की ही डिग्री है क्योंकि मैंने मास्टर्स नहीं करी है। तो यहाँ पर जो अप्लाइड बैचलर्स डिग्री है तो उसके मुझे 21 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अभी ये पॉइंट मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर किसी के पास पीएचडी की डिग्री है तो उसके 25 पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा मेरी जो डिग्री है ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है, तो यहाँ पर है बैचलर ऑफ साइंस इन फार्मेसी डिग्री। तो यहाँ पर मुझे 23 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि मुझे पीईबीसी, जो कि फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा है, वहां से मुझे अपना डिग्री का इवेल्युएशन करवाना होगा। तो अगर मैं अपना इवेल्युएशन है पीईबीसी से करवाता हूँ तो इसका जो इम्पैक्ट है मुझे सीआरएस कैलकुलेटर के अंदर जाऊंगा, वहां पर भी पढ़ने वाला है। तो वहां पर भी मुझे काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस दिखेगा। तो चलिए, यहाँ पर तो मेरे हो गए, पहले मैंने काउंट किए आईएलटीएस के 18 पॉइंट्स, इसके बाद 23 पॉइंट्स मेरे एजुकेशन के हो गए। तो टोटल जो मेरे पॉइंट हो गए ये हो गए 41। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो आई हैव मोर देन 6 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मुझे 15 पॉइंट्स है वो दिए जाएंगे। तो 41 और 15 होता है 56। और 56 और इसके अलावा जो मेरी एज है वो 18 से लेकर 35 के बीच में आती है। तो 56 और 12 तो मेरे 68 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो मैं पीआर में एक्सप्रेस एंट्री पूल में एलिजिबल हूँ। तो आगे मुझे सीआरएस कैलकुलेटर चेक करना होगा कि वहां पर मेरे कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया लगेगा कि जो सीआरएस कट ऑफ होगा उसमें मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मैं थोड़ा सीआरएस सिस्टम के बारे में बताता हूँ। सीआरएस है वो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है,
मतलब कि अगर आप एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं, आपके मोर देन 67 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीआर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सीआरएस कैलकुलेटर चेक करना होगा। तो सीआरएस है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पर गूगल में जाता हूँ, चेक करता हूँ सीआरएस कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो वेबसाइट आ जाती है cic.gc.ca, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं अपना सीआरएस काउंट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मैरिटल स्टेटस है मेरिड, इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट, जो कि नहीं है। यहाँ पर नो सिलेक्ट करूंगा। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विथ यू टू कनाडा, यस। अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं आने वाले हैं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि आप अकेले जाने वाले हैं, तो जो सीआरएस का पॉइंट्स होता है वो भी थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर जो मेरी एज है वो कर देता हूं मैं 32 इयर्स। लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जो डिग्री है वो पीबीसी, जो कि प्रोफेशनल कोर्स है, वहां से मैं इवेल्युएट करवाता हूं। तो मेरी जो डिग्री होगी वो मुझे मास्टर्स डिग्री के पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर है मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीडेड टू प्रैक्टिस इन अ लाइसेंस प्रोफेशन। तो ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपके केस में वो बैचलर्स डिग्री है, फॉर एग्जांपल बीकॉम, बीएससी या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, तो उसके लिए ये आपको बैचलर सिलेक्ट करना होगा। कैनेडियन डिग्री तो मेरे पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो मेरा जो रिजल्ट है वो 2 साल से पुराना नहीं है। तो यस, कौन सी लैंग्वेज की टेस्ट दी है, तो मैंने आईएलटीएस दी है। अभी यहाँ पर स्पीकिंग में मेरे आए थे 6.5, लिसनिंग में मेरे आए थे 7, रीडिंग में आए थे 7 और राइटिंग में आए थे 6.5। दूसरी कोई लैंग्वेज का टेस्ट मैंने नहीं दिया है, तो नॉट एप्लीकेबल आएगा। वर्क एक्सपीरियंस जो कि कनाडा में चाहिए कि लास्ट 10 ईयर में आपने कितने साल का एक्सपीरियंस कनाडा में गैदर किया है। फॉर एग्जांपल, आप कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर गए थे और 5 साल बाद वापस आ गए, तो आपको लास्ट 10 साल के अंदर जितने भी टाइम आपने कनाडा में वर्क किया है उसको आपको एंटर करना रहेगा। तो यहाँ पर मेरा है नन और लेस देन अ ईयर। फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो यहाँ पर मेरे पास मोर देन 3 इयर्स है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन ही 3 इयर्स का है। इसके अलावा है डू यू हैव अ सर्टिफिकेट और ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी, तो ये मेरे पास नहीं है। एडिशनल पॉइंट्स, क्योंकि अगर मेरे पास कोई जॉब ऑफर लेटर है तो फिर उसके मुझे एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर तो नहीं है मेरे पास। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ टेरिटरी और प्रोविंस, वो भी नहीं है। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा हु इज अ सिटीजन और पीआर, तो इसका भी आंसर है नो, क्योंकि कोई भी ब्लड रिलेटिव में कनाडा में कोई है नहीं हमारा। तो इसके साथ जो स्पाउस का हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी वाइफ की डिग्रीज है उसको 2 और मोर सर्टिफिकेट्स या अवॉर्ड किया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वो एंटर कर रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर में कनाडा का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आईएलटीएस की टेस्ट स्पाउस ने नहीं दी है, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ और मैं अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल पॉइंट्स आते हैं ये आते हैं 359, जो कि काफ़ी कम है। जो लेटेस्ट ड्रॉ के हिसाब से जो पॉइंट सिस्टम चल रही है वो आ जाते हैं 470 के आसपास। तो इससे तो मैं ऑलमोस्ट 110 और 120 पॉइंट्स दूर हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना आईएलटीएस का स्कोर है इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर काउंट करके देखते हैं कि जो आईएलटीएस में मैं अगर 8777 यानी कि लिसनिंग में 8 और बाकी सब में 7 लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या सीआरएस स्कोर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर आईएलटीएस को तो मैंने अपडेट कर दिया है। अब हमारे पॉइंट्स देखते हैं, तो ये आ जाते हैं 436। तो देखिए 436 जो पॉइंट है ये भी कनाडा पीआर के लिए काफ़ी कम है। तो
अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि इतने पॉइंट्स में मैं सीआरएस पूल में एंटर होकर बैठा रहूंगा और यहाँ पर कट ऑफ आएगा नहीं। तो मेरा जो एफर्ट्स है, जो मैंने अभी तक जो भी काम किया है इसके लिए, आईएल्स दी है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाई है, सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये देखना होगा कि अगर मुझे कोई कैनेडियन प्रोविंस में से नॉमिनेशन मिलता है तो यहाँ पर जो 436 है उसमें मेरे 600 पॉइंट्स एडिशनल हो जाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे रिलायबल प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम है SINP, तो मैं उसके ऊपर जाकर अपने पॉइंट्स वगैरह काउंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ SINP पॉइंट्स ग्रिड। जब भी आप गूगल सर्च से जाते हैं तो आपको ये देखना है कि आप कोई थर्ड पार्टी पोर्टल में एंट्री ना करें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही आप एंट्री करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद अगर आपको ये एड वाली जो लिंक होती है वहां पर क्लिक करेंगे तो वो किसी एजेंट या फिर कंसल्टेंट का पूरा जो वेबसाइट होता है वहां पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आते हैं saskatchewan.ca वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर देखना है कि मास्टर्स डिग्री, यहाँ पर जो मेरी डिग्री है वो मास्टर्स आएगी कैनेडियन इक्विवेलेंसी, क्योंकि मैं अपनी डिग्री का इवेल्यूएशन PEBC से करवाता हूँ। तो यहाँ पर 23 पॉइंट्स इसके मुझे मिलेंगे। उसके अलावा लास्ट 5 ईयर का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके मुझे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 23 और 10 हो गए 33। उसके बाद 6 से 10 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस आता है उसके मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये मेरे हो गए 38 पॉइंट्स। अभी आईएल्स के अंदर यहाँ पर मेरे अगर 9 बैंड्स भी आते हैं तो आईएल्स का जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वो 20 तक ही लिमिटेड है। तो यहाँ पर मेरे 38 पॉइंट्स हुए थे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आईएल्स में 7 बैंड ईच 7 लेकर आता हूँ तो मेरे 20 पॉइंट्स होंगे। तो ये टोटल होता है 58 पॉइंट्स। उसके बाद जो आता है एज का क्राइटेरिया, तो यहाँ पर 22 से लेकर 34 की एज है तो मुझे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे हुए थे 58 और ये 12 पॉइंट्स में ऐड करता हूँ तो जो मेरा स्कोर हो जाता है वो है 70 पॉइंट्स। तो ये तो हो गए मेरे 70 पॉइंट्स। अब आगे इसके आगे क्या क्राइटेरिया है वो भी देखता हूँ कि यहाँ पर हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, जो कि मेरे पास नहीं है, अगर वो होता तो मुझे 30 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। कोई ब्लड रिलेटिव कनाडा में होता है, क्लोज रिलेटिव, तो उसके 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर मुझे पिछले 5 सालों में सास्केचुआन का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 1 साल का रहा है तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर मेरा स्टूडेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी मुझे 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 110 है, उसमें से मेरे 70 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो 70 पॉइंट्स में मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा तो ये तो मुझे देखना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मुझे अपनी एनओसी भी फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि अगर मैं अपनी डिग्री को फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा से इवेल्युएट करवाता हूँ तो फिर मैं फार्मासिस्ट की एनओसी होती है 3131, सिर्फ उसी के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। तो ये जो एनओसी है ये अभी सास्केचुआन में उन लोगों ने एक्सक्लूड कर दी है, तो मैं सास्केचुआन में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरी जो डिग्री है उसको मुझे वेस्ट से इवेल्युएट करवानी होगी और यहाँ पर जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन सास्केचुआन में मेरे 3 पॉइंट्स कम होंगे। तो 67 पॉइंट्स के ऊपर मेरे चांसेस है या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी देखते हैं कि SINP लेटेस्ट कट ऑफ। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर आता है EOI सिलेक्शन पूल। तो यहाँ पर रिजल्ट है वो डाउनलोड होगा कि SINP में लास्ट जो कट ऑफ हुआ था वो कितने पॉइंट्स के ऊपर हुआ था। ये अपडेटेड है मार्च 8 तक का, क्योंकि लास्ट ड्रॉ तभी हुआ था। तो मार्च 8 को यहाँ पर जो ड्रॉ हुआ था उसमें जो लोएस्ट कट ऑफ था वो था 87 पॉइंट्स का। तो मेरे तो हो रहे हैं 67 पॉइंट्स। तो अभी तो इसमें मेरा कोई चांस नहीं है। तो इसके लिए मुझे अपना जो स्कोर है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होता है, क्योंकि आईएल्स में भी मैक्सिमम पॉइंट्स आ गए उसके बाद भी मैं अपने पॉइंट्स इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। तो सेकेंड ऑप्शन मेरे पास बचता है वो है फ्रेंच का। तो मैं यहाँ पर अगर फ्रेंच सीख लेता हूँ और CLB लेवल 5 तक लेकर आता हूँ, जो कि 4 बैंड तक काउंट किया जाता है, तो मुझे यहाँ पर 4 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो 71 हो सकते हैं। तो उससे पहले जो ड्रॉ हुआ था उसका जो कट ऑफ था वो 61 तक का था, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन वालों के लिए ही है।
तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 68 पॉइंट को यहाँ पर लास्ट कट ऑफ हुआ था जनवरी 2022 में। तो यहाँ पर मेरे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरी एनओसी है, यहाँ पर जो ड्रॉ हुआ था उसमें मेरी एनओसी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो फिर मुझे वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 68 पॉइंट के ऊपर तो कट ऑफ आ चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल तक वेट करता हूँ तो फिर मुझे SINP से नॉमिनेशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, मुझे $350 इसकी जो फीस होती है वो मुझे पे करनी होती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पॉइंट्स हो रहे हैं वो अभी 71 पॉइंट्स हो रहे हैं, और इस हिसाब से तो मुझे भी अभी कनाडा का PR नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो लोग डेस्परेट मत होइए, आप थोड़ी होप रखिए, क्योंकि क्या पता कि कब कट ऑफ कम हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कट ऑफ 68 था और अचानक से फिर इन लोगों ने मार्च में ही डायरेक्ट अपना जो ड्रॉ है उसको किया है, तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा बूस्ट हुआ है, और जो इनवाइटेड कैंडिडेट है ये भी काफ़ी कम है। तो आपको इसके लिए 1 या 2 साल के लिए वेट करना रहेगा। अगर मुझे यहाँ से नॉमिनेशन मिलता है तो मुझे यहाँ पर 600 एडिशनल पॉइंट्स मिल पाएंगे, जो कि CRS में काउंट किए जाते हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 600 पॉइंट्स है वो एडिशनली मिल जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे अभी कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, 136। तो यहाँ पर मेरे जो स्कोर हो गए वो हो गए 136, जबकि रिक्वायरमेंट है अराउंड 470 और 500 के आसपास। तो जब भी CRS का ड्रॉ होगा उस टाइम पर मुझे इनविटेशन मिल जाएगा। ITA मिलने के बाद क्या क्या प्रोसेस करनी है ये मैं अपने अगले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप आई बटन से जाकर देख पाएंगे। और इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि आपको कनाडा PR के लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, कैसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे और कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाएंगे, तो आपके जो PR के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पेड में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आप अपनी प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरह से आपके जो चांसेस है वो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे Instagram ID रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर DM कीजिए। उसके ऊपर मैं आपको अपना टाइम स्लॉट है वो उस हिसाब से दूंगा, तो फिर आप वीडियो कॉल पे आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कनाडा एस्पिरेंट्स है उनके साथ, और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।